देखो, ये उनके 11 वर्ष है ना, स्वर्ण में अक्षरों में लिखा जाएगा इनका इतिहास। जो देश के लिए माननीय मोदी जी ने जो किया है, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इतने संक्षिप्त यानी छोटे समय में, कम समय में एक बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया है। भगवान श्री राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर कब बनेगा, ये 500 वर्षों से इंतजार था। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर के पूरा हो गया और करोड़ों लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। ये जो हमारे माथे पर एक कलंक था, मिट गया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने जो देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया था, वो जो काश्मीर और श्रीनगर में तिरंगे झंडे का अपमान लगातार कांग्रेस कर रही थी, एक तरह से आतंकवादियों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था कश्मीर। वहां के सभी हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उस सबसे मुक्ति भी दिलाई तो माननीय नरेंद्र जी मोदी ने दिलाई। मुस्लिम बहनों के ऊपर जो अत्याचार होते थे 3 तलाक के नाम पर, उनसे भी उन्होंने मुक्ति दिलाई। इतने अनगिनत काम हैं जिनको गिनाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ मोटे मोटे काम आपको गिनाने का प्रयास किया है। मैं कहता हूं ये विश्व के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस है, वो जो बोलते हैं सोचते नहीं है, कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि जनता सब समझती है? जनता तो पूरी तरह से समझती है, क्योंकि जनता ने तो ये भी समझा, ये बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे तो कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी रात भर फूट फूट कर रोती रही, ऐसा राहुल गांधी जी ने बताया था। इसे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादियों से इनका असीम प्रेम था और इनके कोई इनको रिश्तेदार लगते होंगे आतंकवादी, इसलिए बहुत कष्ट हुआ, उनको रोना आया कि वो क्यों मारे गए। सर, अभी हाल ही में भीलवाड़ा में कुछ गरबा महोत्सव समितियों ने एक नियम निकाला है कि प्रवेश के लिए जो है वो सर पे तिलक और आधार कार्ड देकर ही उनको जो है वो प्रवेश दिया जाएगा गरबा महोत्सव में। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जब आप कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी की टीम में उन्हीं लोगों को आप मैदान में प्रवेश देते हैं जिसका आपने खेलने के लिए सिलेक्शन किया हुआ है। इसी प्रकार से गरबा उत्सव है कि जिनके लिए गरबा सुनिश्चित किया हुआ है उन्हीं को उसमें जाना चाहिए, आना चाहिए। सर, आप लगातार प्रदेश में अलग-अलग स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री है जिसने इतने औचक निरीक्षण किए। आपको लगता है निरीक्षण कितना ज़रूरी है और क्या कुछ निकल के आया है निरीक्षण से? मैं कोई निरीक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरा विभाग है उसको संभाल रहा हूँ कि मेरा विभाग में कहाँ क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ कमजोर हो रहा है, उनको देख करके जहाँ अच्छा हो रहा है उनको लोगों को बताकर, दूसरे विद्यालय वालों को बताकर उसे प्रेरणा लेने के लिए कहता हूँ। जहाँ कम हो रहा है या ज्यादा गड़बड़ है उनको सुधारने का भी यत्न कर रहा हूँ। लेकिन जो शिक्षकों का मनोविज्ञान है ट्रांसफर्स को लेकर के, पंचायत पोस्टिंग को लेकर के, सर आपका मनोविज्ञान क्या है? क्या होना चाहिए? वो इतने दुखी होते हैं, आपके वो चक्कर हमारे काटते हैं एप्लीकेशन हमारे लेकर के। पूज्य गुरुजन हैं और उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और जब जो राष्ट्र प्रथम मानेंगे तो जो काम उनको दिया है उसको मुस्तैदी से जहां भी दिया गया है वहां पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए। और अधिकांश हमारे माननीय शिक्षक कर रहे हैं। सर, अभी जिस तरीके से भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, ऐसे में शिक्षक विरोध जता रहे हैं, काली पट्टी बांध कर, काले कपड़े बांध कर। उनका कहना है कि लंबी ड्यूटी दी जाती है और सबसे बड़ी बात तो कि शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। पिछले 1 महीने से अगर बात करें, पहले 5 दिन आरपीएससी ने एग्जाम करवाया, फिर 3 दिन पुलिस ने करवाया, अब तो 3 दिन। या तो मैं इनसे ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या भर्ती बंद कर देना चाहिए, क्या यदि वो ऐसा करते भर्ती बंद कर देना चाहिए, तुम जनता के सामने इस बात को रखेंगे और जनता कहेगी हाँ इन्होंने सही कहा भर्ती बंद कर दो, तो उस पर विचार करेंगे।
सर एक सवाल सर, जिस तरह से झालावाड़ स्कूल हादसे की मुआवजे को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है किसी बकरा और बकरियां दे दी गई सरकार की तरफ से, इसके बाद में 13 लाख मुआवजे को भी जो है न्यायोचित नहीं कहा जा रहा है, 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मांग तो हम 50 करोड़ की भी कर सकते हैं। मांग की कोई सीमा ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ हादसे होते हैं, सच है। आ, लेकिन जो सरकार के नियम बने हुए हैं उनकी भी सरकार को पालना करनी पड़ती है। एक जगह कोई भी किसी प्रकार का काम करने पर एक उदाहरण बन जाता है दूसरी जगह के लिए, तो उनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हो या कोई इंकलाब भी जिंदाबाद एकजुट हो उनसे पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के राज में दुर्घटनाएं हुई थी या इस प्रकार के हादसे हुए थे, तब आपने कितना दिया था? उससे कम दिया हो तो बताइए। सर, आपने एक मंच से कहा था कि 1.5 साल में राजस्थान शिक्षा में तीसरे पायदान पर देश में आया है। किस तरह के जो नवाचार हुए हैं शिक्षा में? देखो, जो आपने दोहराया उस बात को मैं दोहरा देता हूँ कि कांग्रेस के राज में ये 11वें स्थान पर था। जब राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ परख के तहत, तो ये तीसरे स्थान पर आ गया है। कुछ बातें हमने की है। सबसे बड़ा योगदान तो मैं हमारे सम्मानित शिक्षकों को मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। दूसरा है कि हमारे जो अधिकारियों का था प्रबंधन ठीक है। तीसरा, हमने कुछ नवाचार करने की कोशिश की है कि जहां बच्चों को 80 में से 13 नंबर में पास कर देते थे और करते हैं अभी भी, तो वहां मैंने कहा कि ठीक है, जो सरकार के नियम है उनकी तो पालना मेरे को भी करनी है और उनको भी करनी है। लेकिन क्या होता है, 100 नंबर का जब विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है, तो सामान्यतः 20 में से 20 दे देते हैं। तो 80 में से इधर 13 नंबर आ जाए तो फिर स्टूडेंट को पास मानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 33 नंबर हो जाते हैं। हमने ये कहा कि सत्रांक में तुम कितना भी दीजिए, लेकिन 80 में से 40 नंबर कम आएंगे तो गुरुजनों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर में आपने ऐसी स्थिति क्यों लाई कि 13 ही नंबर आए। उनसे पूछताछ हो रही है और उसके आधार ही हमारे पास सूचियां बन गई है। तो आगामी ट्रांसफर होंगे उसको आधार बनाया जाएगा कि जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको राहत दी जाएगी, और जो कम नंबर लाए हैं पढ़ाने वाले आपके बच्चे, तो फिर ऐसे पढ़ाने वालों को के साथ राहत नहीं दी जाएगी। एक और है, 2-3 बातें और है, पूरी हो रही है ना, पूछा तो। स्कूल में क्या था कि कोई भी बालाजी भैरू जी की पूजा के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे। हमने कहा कोई भी भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ के जाएगा। स्कूल समय में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही करनी पड़ेगी। इसके कारण से बच्चों को पढ़ाने का समय भी ज्यादा मिला है। हमने ये भी कहा कि कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएंगे गुरुजी, उसका भी कुछ लाभ मिला है। सब मिलाकर के जो हमने काम किया है उसके कारण से परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हुआ है। और एक बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्तम है। उसका एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं मैं आपको। कुछ जिलों का जो हमने टोटल करके निकाला तो 18,000 समथिंग बच्चे 75% ज्यादा अंक लाने वाले सरकारी विद्यालयों में पास हुए। इतने ही जिलों में का जो हमने आकलन किया तो 13,000 समथिंग बच्चे निजी विद्यालयों में 75% नंबर लाने वाले पास हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी विद्यालयों का स्तर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ये ठीक है, कुछ कमियां होंगी, निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है और हम सुधार करें।